नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिवील द अर्थ पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ऐतिहासिक कदम की जिसने भारत के लोकतंत्र को एक कदम और डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ा दिया है। जी हाँ, बिहार बन गया है देश का पहला राज्य जहां हुई है ई वोटिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की शुरुआत। और आज हम जानने वाले हैं ई वोटिंग के बारे में कि ये कैसे काम करती है, क्या है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और साथ ही देखेंगे अभी तक कहां कहां यूज किए जाते हैं ई वोटिंग को। क्या है ई वोटिंग? दोस्तों, ई वोटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना बूथ पर जाए मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन वोट डाल सकते हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन का कहना है यह प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय होती है और इसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जो किसी कारणवश अपने मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच सकते। कैसे हुई बिहार में ई वोटिंग की शुरुआत? बिहार में यह प्रयोग पटना नगर निगम चुनाव के दौरान किया गया, जिसमें बिहार में शनिवार यानी कि 28 जून को पहली बार मतदाताओं ने अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह मतदान राज्य में नगर पालिका उपचुनाव और 6 नगर पंचायतों के चुनाव का हिस्सा था। जिन जिलों में मतदान हुआ उनमें पटना, बक्सर, रोहतास और पूर्वी चंपारण शामिल है। सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से मतदान जारी रहा। इसी दौरान कुछ मतदाता मोबाइल फ़ोन ऐप के माध्यम से घर से ही अपना वोट डालने में सक्षम रहे। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने अभी ये सेवा केवल विकलांग, गर्भवती महिलाओं और वरिष्ठ नागरिक जो 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनके लिए ही शुरू की है, जिन्हें मतदान केंद्रों पर जाने में कठिनाई हो सकती है। अभी ये सेवा उन प्रवासियों के लिए नहीं दी गई है जो बिहार से बाहर किसी अन्य राज्य या किसी दूसरे देश में रह रहे हैं। इस तकनीक को लागू करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है जिसका नाम है ESECBHR। इसमें सिंपल कुछ प्रोसेस के थ्रू से खुद को रजिस्टर करके आप अपना मतदान डाल सकते हैं। इलेक्शन पूरी तरह समाप्त होने के बाद इस पर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अपने एक्स पर पोस्ट डालते हुए कहा कि श्रीमती विभा कुमारी ने स्थानीय निकाय चुनावों में ई वोटिंग के साथ नया इतिहास रचते हुए देश का पहला ई वोट डाला है। वहीं पूर्वी चंपारण जिले के परकी दयाल के रहने वाले मुन्ना दयाल ई वोट डालने वाले पहले पुरुष मतदाता थे। सुरक्षा और पारदर्शिता। दोस्तों, इस तरह की तकनीक जब भी सामने आती है तो हमेशा सुरक्षा और इसके पारदर्शिता पर सवाल उठाए जाते हैं। और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश, उस पर से जब सरकार चुनने की बात हो तो सवाल उठाना भी ज़रूरी है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। हालांकि बिहार स्टेट इलेक्शन कमिश्नर दीपक प्रसाद ने ई वोटों में छेड़छाड़ के जोखिम से जुड़ी चिंताओं को दूर करते हुए कहा है कि ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए प्रयास किए गए हैं। मतदान प्रक्रिया सुचारू और निष्पक्ष होंगी। आइए जानते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, इस ऐप को CDEC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के द्वारा डेवलप किया गया है। यह भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत काम करने वाली एक ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी है जिसे मार्च 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका मुख्यालय पुणे में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को सुपर कंप्यूटर के निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना। इसकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां भी रही हैं, जैसे परम सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 CDEC ने 1991 में विकसित किया। गरुड़, भारत का एक राष्ट्रीय ग्रिड कंप्यूटिंग नेटवर्क जिससे देश के शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान जुड़े हैं। वेगा प्रोसेसर, भारत में विकसित स्वदेशी RISC-V आधारित माइक्रो प्रोसेसर। और भी जैसे कि AI, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, भाषाई प्रौद्योगिकी में अनुसंधान आदि जैसे उपलब्धियां हासिल है। CDEC एडवांस्ड कंप्यूटिंग ट्रेनिंग स्कूल के द्वारा देश भर में PG डिप्लोमा कोर्स भी प्रोवाइड करवाती है। इनमें AI, साइबर सुरक्षा, एम्बेडेड सिस्टम्स, VLSI डिज़ाइन, डेटा साइंस जैसे कुछ कोर्सेज शामिल है। इसमें प्रवेश के लिए CCAT जैसे कॉमन एडमिशन टेस्ट देना होता है। बिहार में कराई गई इस ई वोटिंग की एप्लीकेशन ESECBHR को इसी कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। इसकी सुरक्षा को लेकर देखा जाए
तो इस एप्लीकेशन में एक मोबाइल नंबर से केवल 2 ही मतदाता रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ उच्च तकनीकी का भी उपयोग किया गया है, जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आमतौर पर इस तरह समझने की कोशिश कीजिए। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें किसी भी डेटा को एक यूनिक ब्लॉक में चेंज करके पूरे नेटवर्क में भेजा जाता है, जिससे हजारों कंप्यूटर जुड़े होते हैं। अब नेटवर्क से जुड़े ये कंप्यूटर उस डेटा को वैलिडेट करता है, और जब सभी कंप्यूटर इससे सहमत होते हैं तो वह ब्लॉक चेन में जुड़ जाता है। और इस तरह एक बार यह वैलिडेट हो जाने के बाद उसमें मौजूद कोई भी ब्लॉक या डेटा के साथ छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की एक खासियत है कि ये डिसेंट्रलाइज होती है, यानी कि इसकी कंट्रोल किसी एक संस्था के पास नहीं होती है। इस एप्लीकेशन में कुछ और भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जैसे कि ओटीपी द्वारा मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, फेस मैचिंग और स्कैनिंग जैसी टेक्नोलॉजी। हालांकि इस एप्लीकेशन में कितनी पारदर्शिता होने वाली है वो आने वाले कुछ समय में पता चलेंगी। फिलहाल अभी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर दीपक प्रसाद ने आने वाले अक्टूबर-नवंबर के असेंबली इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा है कि उस वक्त ई वोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी या नहीं। आइए देखते हैं भारत के अलावा दूसरे देश में कहां-कहां ई वोटिंग का प्रयोग किया जाता है। एस्टोनिया 2005 से इंटरनेट के माध्यम से वोटिंग शुरू की। यहाँ के नागरिक डिजिटल आईडी कार्ड के माध्यम से घर बैठे वोट डाल सकते हैं। संसदीय, स्थानीय और यूरोपीय चुनावों में ई वोटिंग का प्रयोग किया जाता है। दुनिया का पहला और एकमात्र देश जहां राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेट वोटिंग पूरी तरह लागू है। स्विट्जरलैंड कुछ राज्यों में इंटरनेट वोटिंग का पायलट प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन कुछ सुरक्षा समस्याओं के कारण बीच बीच में इसे रोका भी गया। अभी तक पूरे देश में ई वोटिंग की प्रक्रिया लागू नहीं हुई है। कनाडा कुछ शहरों ने स्थानीय चुनावों में ऑनलाइन वोटिंग को अपनाया है, लेकिन सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक लागू नहीं किया गया है। फ्रांस और यूएसए केवल विदेशों में रहने वाले नागरिकों को ही कुछ परिस्थितियों में ऑनलाइन वोटिंग की अनुमति है। साइबर सुरक्षा के खतरे के कारण आम नागरिकों के लिए इसे लागू नहीं किया गया है। आइए अब ई वोटिंग के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। पहले इसके एडवांटेज क्या है उसके बारे में समझते हैं। समय की बचत, इससे लोगों को अब लंबी लाइन में लगने या बूथ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मोबाइल या कंप्यूटर से कुछ ही मिनटों में वोट डाला जा सकता है। प्रवासी मतदाताओं के लिए वरदान, जो लोग अपने राज्य से बाहर रहते हैं, जैसे छात्र, मजदूर या नौकरी पेशा लोग, अब वे भी अपने अधिकार का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। खर्च में भारी कटौती, मतदान केंद्र, ईवीएम मशीनें, पोलिंग स्टाफ, इन सब पर होने वाली भारी खर्च को ई वोटिंग में काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। पारदर्शिता और सुरक्षा, ई वोटिंग में ओटीपी, फेस रिकॉग्निशन, आधार वेरिफिकेशन जैसे फीचर से वोटिंग पूरी तरह सुरक्षित और फुल ट्रैकिंग के साथ हो पाएंगे। वोटर टर्नआउट बढ़ाने में मदद, जिन्हें पहले मतदान में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलता था, अब वे भी आसानी से जुड़ पाएंगे। इससे लोकतंत्र और मजबूत होंगी। पर्यावरण के लिए अच्छा, कागज, बिजली, ट्रांसपोर्ट जैसे संसाधनों की बचत होती है, जिससे यह प्रक्रिया अधिक पर्यावरण अनुकूल बनती है। तेज और सटीक परिणाम, ई वोटिंग से वोटों की गिनती में तेजी आएगी और मानवीय त्रुटियां भी कम होगी। आइए अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। साइबर हमले का खतरा, ई वोटिंग सिस्टम पूरी तरह डिजिटल होता है, जिससे यह हैकिंग, डेटा लीकेज या साइबर अटैक का शिकार हो सकता है। अगर सिस्टम में थोड़ी सी भी चूक हो तो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकता है। तकनीकी जानकारी की ज़रूरत, हर नागरिक तकनीकी में माहिर नहीं होता, तो गांवों, बुजुर्गों या कम पढ़े लिखे लोगों को मोबाइल से वोट करना मुश्किल हो सकता है। पहचान की धोखाधड़ी, हालांकि फेस रिकॉग्निशन और ओटीपी जैसे फीचर्स लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी आधार या मोबाइल हैकिंग से डुप्लीकेट वोटिंग की आशंका बनी रहती है। इंटरनेट कनेक्टिविटी में कमी, भारत के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी तेज और स्थायी इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, जिससे ई वोटिंग वहां संभव नहीं हो पाएंगी। तकनीकी गड़बड़ी या सर्वर डाउन, अगर वोटिंग के समय सर्वर क्रैश हो जाए, ऐप काम ना करे या नेटवर्क फेल हो जाए, तो वोटर को वोट देना मुश्किल हो सकता है।
डिजिटल डिवाइस की समस्या। देश में अब भी एक बड़ी जनसंख्या के पास स्मार्टफोन, कंप्यूटर या इंटरनेट नहीं है। इससे वे लोग ई वोटिंग से बाहर रह सकते हैं। पारंपरिक विश्वास की कमी। भारत में लोग अब भी फिजिकल वोटिंग पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। ई वोटिंग सिस्टम में पारदर्शिता के बावजूद भरोसे की चुनौती बनी रहती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।